दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। आप लोग बार बार ये कहता है कि ये हमारा सरकार जो है मुसलमानों का खिलाफ कदम उठाया जा रहा है। आप बार बार ये कह रहे हैं कि स्पेसिफिक हमारा देश में मुस्लिम को डिवाइड किया जा रहा है, ये आपने कहा। आप थोड़ा सोच के देखिए, आपने जितना जो उस समय पुराने प्रावधान के मुताबिक सुन्नी बोर्ड अलग, शिया बोर्ड अलग और बाकी मुसलमानों का बोर्ड अलग अलग होना चाहिए, ये आपने किया है। हम कर रहे हैं कि हर एक बोर्ड में जितना मुस्लिम सेक्ट है सब मिलजुल के एक साथ उसमें बैठना चाहिए। तो मुस्लिम को डिवाइड आप कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं? हम तो सारा मुसलमान को यूनिफाई कर रहे हैं, डिवाइड तो आप कर रहे हैं अलग अलग करके। और आप इल्जाम लगाते हो हमको मुसलमानों को डिवाइड करने का बिना तर्क का। हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हमें पानी हराना होगा। मैं स्वतः हसन मुलानी एडवोकेट है, मुमरा के सोशल वर्कर है, इनके साथ में हूँ। आज हम इनसे बात करेंगे वक्फ बोर्ड के मुतालिक जो कानून पास किया गया है पार्लियामेंट में, उसमें क्या खामियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, एक तो इस पर बहस करेंगे। दूसरे हम बात करेंगे, चूंकि जनता को अभी तक ये नहीं मालूम है कि वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, और कंफ्यूजन भी है काफी ज्यादा कि वो इस कानून की हिमायत करें या मुखालफत करें। तो हम तफसील से बात करेंगे हसन मुलानी जी से कि ये क्या है। सबसे पहला सवाल हसन मुलानी कि आपका वक्फ है क्या एक्चुअली? वक्फ दरअसल ये कोई नई बात नहीं है, ये अंबियाओं के दौर से चला आ रहा है। आज भी अगर कोई उम्रा करने या हज करने सऊदी अरब जाता है, हरम और मदीना, तो वहां पे देखते हैं कि कई सारी ऐसी जगहें हैं जो सहाबा इकराम, खासकर खुलफाए राशिदीन ने वक्फ की अल्लाह के लिए, मस्जिद नबवी की जो जगह है वहां से ऐसा शुरू हुआ है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसकी रकम दी थी और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की गई और वो वहां से शुरू हुआ। और जो जो अल्लाह की राह पर देना चाहता है, एक तरह का सदका है, सदका जारिया है, वो वक्फ करता है। बड़ा फेमस और मशहूर वाकया है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, खलीफा सुवम, तीसरे खलीफा रहे हैं, जिन्होंने एक पूरा के पूरा यहूदी से कुआं, पानी का जो कुआं है वो लेकर तमाम सहाबाओं के लिए मुफ्त कर दिया था। तो वक्फ कोई नई चीज नहीं है। दुनिया के तकरीबन 197 कंट्रीज है, लगभग हर जगह जहां जहां मुसलमान है वहां मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पर उम्मत के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए उन्होंने जगहों को, जमीनों को वक्फ कर दिया ताकि वो उम्मत के खैर ख्वाही के लिए, मुसलमानों के बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो। इसे कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी। इन तमाम चीज जो जितनी भी प्रॉपर्टीज या जमीनें हैंडल की जाती हैं, अल्लाह के नाम वक्फ किया जाता है, तो उसके लिए जो बोर्ड बनता है, इस बोर्ड का क्या काम होता है वक्फ जमीनों को लेकर के? देखिए, पहले जब पुराने दौर की बात करेंगे तो कोई कानून नहीं था इस चीजों को लेकर सेंट्रलाइज करने का। हर अलग अलग दरगाह, खानका, छिल्ले, इमाम बाड़े, ईदगाह, कब्रिस्तान, जो जैसे जैसे अलग अलग इस्लामी तौर पर ताउन के लिए जमीन होती है, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज होती है, मस्जिद है, मदरसे है, कई सारी चीजें हैं, वो अपने अपने हिसाबों किताब से चल रही थी। आजादी के बाद इसके ऊपर कानून लाने की कोशिश की गई, वक्तन ब वक्तन कई सारे कानून आए। एकदम लेटेस्ट में अगर आज की जनरेशन को बताना चाहे तो वक्फ का एक 1995 में कानून आया था, काफी डिटेल कानून आया था कि औकाफ क्या है, वक्फ किसे कह सकते हैं, वक्फ कैसे करते हैं। और उस कानून में एक बेहतरीन चीज ये थी कि हिंदुस्तान में जितनी भी मस्जिदें हैं, जितने भी मदरसे हैं, दरगाहें हैं, खानकाएं हैं, छिल्ले हैं, बैठक है, तकिया है, जितने भी कब्रिस्तान हैं, इमाम बाड़े हैं, जितने भी ईदगाहें हैं, जितनी भी अलग अलग तरीके की इस्लामी जगह है, उसका एक डेटाबेस बन जाए और एक सेंट्रलाइज रहे। और वक्फ 1995 तकरीबन
30-35 साल हो चुके हैं इस कानून को, 30 साल हो चुके हैं मुकम्मल। इस कानून को लाकर और उस कानून के मातहत जितनी भी मस्जिदें रजिस्टर्ड थी उनको सबको वक्फ में लाया गया। जितने भी मुगल काल और उसके बाद के राजा महाराजा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ तक के मराठा के जो मशहूर राजा है शिवाजी महाराज, इन्होंने भी मस्जिद और दरगाह और कब्रिस्तानों के लिए 90-90, 100-100 एकड़ जमीन वक्फ कर दी थी। तो वो भी वक्फ रही है और वो भी आज तक मौजूद है। कई सारे पूना, सातारा, कोल्हापुर में कई सारी दरगाहें, मस्जिदें हैं। कई सारे ऐसे सूफी सेंट गुजरे, कई सारे वली अल्लाह गुजरे, जिनके नामों पे कई सौ एकड़ जमीनें वक्फ की गई उस वक्त के मराठा साम्राज्य के बादशाहों की तरफ से। तो वो आज भी वक्फ रही है। उसको देखकर जब ये मुसलमानों के हाथों में इख्तियार आया, जाहिर बात है जब आप 10 रुपए भी मस्जिद में चंदा देते हो तो आप इसी नियत से देते हो कि इसमें ये अल्लाह की राह में लगेगा, अल्लाह की राह में बेहतरी काम के लिए लगेगा। लेकिन अफसोस की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी चीज को इस्तेमाल करने से ज्यादा इसका गैर इस्तेमाल ज्यादा हो। और एक नॉर्मल मुसलमान जिसे कुछ भी नहीं पता है वह क्या है कैसे है, एक नॉर्मल मुसलमान कंप्लीटली असमंजस में है, कंफ्यूजन में है कि वो क्या करे, इस बिल का स्वागत करे या इस बिल का विरोध करे। फिर तो ये वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं, इससे आम मुसलमान को क्या फायदा होता है? होता है क्या? हाँ, क्या फायदा होता है आम मुसलमान को? या अब तक कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल के जो रूल्स और कानून होंगे उसमें आम मुसलमानों के लिए कुछ फायदा दिया गया है? बहुत अफसोस की बात है, औकाफ बनाया तो इसीलिए गया था कि जो लोग बेरोजगार हैं उनके रोजी के लिए साधन बनाया जाए, जो लोग बेवा है या बेघर है उनके लिए घर बनाए जाए, जो लोग यतीम है उनके लिए छत बनाई जाए। ऐसी तमाम चीजें हैं। जो लोग बीमार परेशान हाल है, जो मरीज है, उनके लिए दवा खाने बनाए जाए। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि कई सारे मसाजिद, कई सारे वक्फ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज, कई सारी दरगाहें जो है ये इनकी पर्सनल जागीर बनकर रह गई। जो दरगाहों के मुतवल्ली रहे, मुजावर रहे, ये बड़ी अफसोस की बात है कि इन्होंने अपने बेटे, अपने खानदान वालों के भरण पोषण के लिए, उनके विकास के लिए पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर इसे बेइंतहा गैर इस्तेमाल किया है, बहुत बुरी तरह से इसको एक्सप्लॉइट किया है और आज जाकर ये हाल है। एक नॉर्मल मुसलमान, एक परेशान बेवा, एक ऐसा इंसान जो बिजनेस करना चाहता है या नौकरी करना चाहता है, उसके लिए वक्त की जमीनों से कोई फायदा नहीं हुआ है। और अगर ये हुआ भी होगा तो वो 1% या उससे कम हुआ होगा। इसीलिए मुसलमान माशरे में, आप मुसलमान बस्तियों में देखें तो वक्त को लेकर बिल्कुल ध्यान में नहीं है। वो लोग बिल्कुल अपने रेगुलर जिंदगी में जी रहे हैं। बस कुछ छुट सियासतदान है, कुछ लोग सोशल मीडिया वाले हैं जो इस पर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। और आप देखेंगे 99% लोग अपनी दुनिया में मस्त हैं। अभी जो नया कानून बना है और वक्त को सरकार ने अपने अंडर में ले लिया है, इससे नुकसान क्या है? वक्फ को नुकसान है या मुसलमानों को नुकसान है? क्योंकि इस पर जो जिस हिसाब से पार्लियामेंट में बहस हुई और जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें निकल के आ रही है कि ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी को सरकार हड़प लेगी, उसको अपनी इस्तेमाल लाएगी, तो क्या ये सब कहाँ सच्चाई इसके अंदर? देखिए, अभी फिलहाल ये कानून आने से पहले तकरीबन 5,900 कुछ, या मोटा मोटी अगर बात करें तो तकरीबन 6,000 ऐसी जमीनों के टुकड़े हैं जिसके मैटर केस में चल रहे हैं। वक्फ बोर्ड बोल रहा है कि ये औकाफ की जगह है और दूसरे लोग बोल रहे हैं कि नहीं हमारी जगह। ये 6,000 मामले हैं। अगर इसको हटा दिया जाए तो जो जगह जैसी जैसी है, जो मस्जिद, मदरसे, खानकाह रजिस्टर्ड है ऑलरेडी, जो दरगाह रजिस्टर्ड है वक्फ में और उसकी सारे कागजात बराबर है, वक्फ बोर्ड में उसकी रजिस्टर्ड है, ऑनलाइन रजिस्ट्री है, वो सालों साल जो टैक्स और जो रेवेन्यू भरना है, जो हिस्सा भरना है, वो अगर भर कर रख रहा हो तो भी अगर वो डिस्प्यूट में चले जाए तो फैसला हक में आना है। एकदम साफ बात है। ऐसी जमीनें जो प्राइवेट जमीनें हैं, जिसके नाम, जो वक्फ के नाम पर कब्जा कर ली गई हो, या ऐसे मदरसे या ऐसी चीजें बन गई हो और जो किसी और के नाम पर हो, तो वो डिस्प्यूट में रहेगी। जाहिर बात है, दो सगे भाइयों में झगड़ा होता है तो वो हो गई। और रही बात नेगेटिव क्या है, तो ज्यादातर अगर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कोई इतना बड़ा असर नहीं होगा। नदीम भाई, मैं आपको बोल दूं और बहुत जिम्मेदारी से बोल दूं कि इसके पहले 2019-20 में CAA का कानून आया था। उसे भी मुस्लिम विरोधी बताया गया था और कई सारे लोगों ने शाहीन बाग की शक्ल में और कई सारी चीजें की, तो उसमें मैं भी बहुत शाना पहचाना आगे था। लेकिन आप आगे आकर देखिए कि कुछ हुआ नहीं। 5 साल गुजर गए, CAA, NRC और सब चीजों से कुछ हुआ नहीं। उसके बाद ट्रिपल तलाक का बिल आया कि भाई 3 तलाक के मामले को लेकर पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। हमारी बहनें, हमारे भाई सब काम धंधा छोड़कर रास्ते पर आ गए। लेकिन ट्रिपल तलाक बिल जैसे पास होना था हो गया। और आज क्या हुआ? ट्रिपल तलाक बिल कुछ नहीं, जैसे चल रहा है वैसे चल ही रहा है मुसलमानों में। तो ये जितनी भी
अगरचे आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत की ये सोचशाइनिंग है, तो ये जो वक्फ का बिल आया हुआ है 5 अप्रैल को गैजेट नोटिफिकेशन आया है, इसे भी एक सोचशाइनिंग समझकर छोड़ दीजिए और अपने कामों में कंटिन्यू करते रहिए। इसमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स मौजूद है जिसको लेकर के मुस्लिम तंजीमें और खासतौर से मुस्लिम पॉलिटिशियंस या जो सेकुलर लोग हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं? कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं? देखिए, सबसे बड़ा पॉइंट जो है इसमें ऐसा कहा गया है कि जो गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम मेंबर्स को ऐड करना है। तो आपको बता दूं कि बार बार बताया गया है और इसमें भी क्लॉज है कि 2 मेंबर ऐड होंगे, 2 हिंदू मेंबर ऐड होंगे। मैं बता दूं कि महाराष्ट्र स्टेट का जो वक्फ बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट का, इसमें तकरीबन 16 मेंबर्स है, गालिबन तकरीबन 16 मेंबर्स है। अगर 16 मेंबर्स में उसमें एक सीईओ होगा या चेयरपर्सन होगा, फिर मेंबरान होंगे, इसमें 2 हिंदू होंगे, 14 मुसलमान होंगे। ये फर्ज कीजिए कि भाई जो ऑफिसर्स होते हैं उसमें वो 2 और आगे 4 हिंदू हो गए, 12 मुसलमान हो गए। मेजोरिटी तो ऐसे भी मुसलमानों की ही है। ये क्लॉज लाया गया है कि बोर्ड में हिंदू क्यों आ रहा है, बोर्ड में नॉन मुसलमान क्यों आ रहा है। हिंदू नहीं, वो ईसाई भी हो सकता है, वो सिख भी हो सकता है, वो पारसी भी हो सकता है, सिर्फ हिंदू नहीं, कोई भी नॉन मुस्लिम आएगा। उसकी बुनियाद ये रखी गई है कि अगर वो जमीन को इस्तेमाल करने का, अगर वो तालीमी मैदान में, अगर वो बिजनेस के मैदान में शऊर रखता हो, ऐसा इंसान जो बाशऊर हो स्किल डेवलपमेंट, हुनरमंद बनाने के लिए, वो इसमें शामिल किया जाएगा। इस बुनियाद पर कि वो इन जमीनों को बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में वो राय मशवरा दें। इस बुनियाद पर हुकूमत की तरफ से इन्हें ऐड किया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसा नहीं है कि कल हाजेली या ख्वाजागरी नवाज या कोई जुमा मस्जिद या हमारी जामा मस्जिद या कोई बहुत बड़ी मस्जिद के ट्रस्ट में हिंदू आ जाएंगे। जो मैं देख रहा हूँ कि काफी सारे जवानों को पुलिस उठा कर ले जा रही है और वो चिल्ला कर बोल रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर में हिंदू आएंगे क्या। देखिए, सोमनाथ मंदिर की जो ट्रस्ट है उसमें हिंदू ही रहेंगे। उसी तरह से दरगाह की, मस्जिद की, खानका की ट्रस्ट जो है वो मुसलमानों की ही रहेगी, उसमें हिंदू नहीं आएंगे। जो पूरे हजारों लाखों मस्जिद, मदरसे, खानका, जो दरगाह है, वो महाराष्ट्र स्टेट या किसी भी स्टेट में जो कमिटी बन रही है, जो बोर्ड बन रहा है, उसमें 2 मेंबर ऐड कर रहे हैं इस तर्ज पर कि भाई वो बाशऊर लोग होंगे और वो इंफॉर्मेशन देंगे। अब देखते हैं कि उनका शऊर, उनका इल्म कितना काम आता है। ठीक है, पिछले 30 सालों से हमने औकाफ की प्रॉपर्टी से एक मजदूर, एक परेशान मुसलमान का फायदा होते हुए तो नहीं देखा, और हमने अपना मुहासबा करना छोड़ दिया है। हमें वही चीज पसंद आती है जो बहते हुए साथ में अच्छी से बातें करे। मुसलमानों को तारीफ पसंद आती है, खुद का सेल्फ एनालिसिस पसंद नहीं आता। हम 2025 में है, आने वाले 25 साल का, 2050 का मुसलमानों का पर्सनल डेवलपमेंटल एजेंडा कुछ नहीं है। कोई तंजीम, कोई पॉलिटिशियन आने वाले 20-25 सालों में, आने वाले 10 सालों में या आने वाले 5 सालों में 2030 तक कितनी बहनों को जॉब पे लगा दिया जाएगा, कितनी बेवाओं के घर बसा दी जाएंगे, कितने नशे वालों को बाहर निकाल, ये कोई प्लान पॉलिसी नहीं। हुकूमत ने एक प्लान पॉलिसी लाने की कोशिश की है। ये इस जो आप जिस तरह की बात बता रहे हैं, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पिछले दिनों गालिबन रमजान में इन्होंने जंतर मंतर पे एक बड़ा धरना किया था। उस वक्त उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो हम शाहीन बाग बना डालेंगे पूरे हिंदुस्तान में। तो क्या ये सब चीजें उनके निगाह के सामने नहीं है? बिल्कुल है, वो अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। देखिए, एक बात बताओ मैं, नदीम भाई, जब एक मुस्लिम औरत और एक मुस्लिम मर्द, एक फैमिली अपने झगड़े को लेकर जब कोर्ट में जाती है, जो कोर्ट है अभी फैमिली कोर्ट है, हजारों लाखों केस होंगे मुसलमान कपलों के, मुसलमान शौहर और बीवियों के, हजारों लाखों केस होंगे जो हिंदुस्तान की कोर्ट में दाखिल। जब उनके तलाक के मामले, उनके बच्चों के मेंटेनेंस के मामले, बच्चे किसके पास रहेंगे, उनकी गार्जियनशिप के मामले, कस्टडी के मामले, जब एक हिंदू जज, मर्द हो या औरत, हिंदू जज जब फैसला करता है, तब क्या हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर असर नहीं होता? मुसलमानों के सिविल मैटर्स जो है, शादियों के जो मैटर है, तलाक के जो मैटर है, खुला के जो मैटर, ये मुसलमान को देखने चाहिए। जब ये मैटर जब इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोर्ट्स में चलते हैं, तब कोई शाहीन बाग क्यों नहीं बनता? ये तो इसके तो ऑलरेडी पहले शरई कोर्ट है यहाँ पे, लेकिन वहां पे जाते नहीं। तो गलती हिंदुओं की है या एमपी से पार्लियामेंट्रीज की है, बीजेपी की है, या उससे रिलेटेड पार्टीज की? गलती किसकी है इसमें? जो नहीं जाते हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए वहां पर। उसके बाद इसी तरह से तो इसकी जन जागृति, इसकी बेदारी, इसकी अवेयरनेस कौन करेंगे? वही उलमा इकराम जो मस्जिदों में बैठे।
वही उलमा इकराम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्यूआर कोड शेयर करते हैं और लेटर शेयर करते हैं, वही उलमा इकराम है। अब ये जो बड़ा फेल हो रहा है, जहां पर गैर मुस्लिम जज मुसलमानों की शादियों के मामले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो जब दो हिंदू बहनें आए, दो गैर मुस्लिम अगर मेंबर में आ रहे हैं, तो उस पे हम लोग हंगामा खड़ा कर दे रहे हैं। तो मुझे लगता नहीं कि इतना बड़ा बवाल करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो कायदा कानून हाथ में लेना और ये सब करना अच्छी बात नहीं है। अभी बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता आई है, आईपीसी हटकर नए नए कानून आए हैं। तो हमारे आखिरकार जवानों का ही मसला है। मैं आपको एकदम साफ बोल देता नदीप भाई, मुंबई में हमारे शहर में जो बड़ी बड़ी औकाफ की प्रॉपर्टीज है, आप कुछ नाम गिना सकते हैं? मुंबई जिला की सबसे बड़ी हमारे महाराष्ट्र की बड़ी दरगाहें कौन सी है? नाम गिनाइए। इस मामले में तो जैसे माहिम की तरफ माहिम दरगाह है, हाजी है। अब हम बात करेंगे मुमरा में भी तो ख्वाजा फखरुद्दीन शाह का मदार, ये सब चीजें हैं जो है। अगर शाहीन बाग बनाना हो तो हाजी अली के तमाम ट्रस्टी उसको रास्ते पे उतारिए और उन्हें बोलिए कि एहतजाज करें। अगर शाहीन बाग बनाना है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, तो मखदूम सरकार रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह के ट्रस्टीज है उनको रास्ते पे उतारिए। इस बार उनको पहले उतारिए, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टीज पर तो ये लोग ही बैठे हैं। वक्फ की प्रॉपर्टीज को कितना बेहतरीन उम्मत के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ये तो वही बताएंगे। जितनी दरगाहें हैं, जितनी खानकाएं हैं, जितने मस्जिद और मदरसे हैं, वक्फ में रजिस्टर्ड मदरसों की बात कर रहा हूं, पहले वो थे। अब कितनी अजीब बात है कि हमारा जवान, सियासी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग ये उतरेंगे, ये केस खाएंगे। सरकार ये जो बिल लेकर के आई है, ये बिल पास भी हुआ है और कानून भी बन गया इसका। इसमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स को शो आउट किया गया है जिसमें जनता को ये समझने में आसानी हो कि ये कानून जो है उनकी ही आसानी के लिए बनाए गए? देखिए, सबसे पहले तो डिजिटलाइजेशन की बात की गई है। ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को डिजिटलाइज कर दिया गया है कि भाई कौन से जिले में, कौन से गांव में कौन सी औकाफ की प्रॉपर्टीज है। इसे और बेहतरीन तरीके से सेंट्रलाइज करने की बात की गई। दूसरी अहम बात जो की गई है, इसमें फीमेल मेंबर्स को ऐड किया जाए। मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड में ऑलरेडी फीमेल मेंबर्स का प्रावधान है, लेकिन उन्होंने उसको रीराइट किया है कि इस बार कंपल्सरीली औरतें होगी ही और एक्टिव औरतें होंगी। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि जॉब्स के लिए, नौकरियों के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, मुसलमानों में हुनर लाने के लिए, हेल्थ और क्लिनिक्स के लिए, मेडिकल केयर के लिए, यानी मुसलमानों में सेहत हॉस्पिटल दवाखानों के लिए, ऐसे तमाम जो बुनियादी चीजें मुसलमानों को नहीं मिलती, उन तमाम चीजों के लिए औकाफ की जमीनों को इस्तेमाल किया जाएगा। हम शहर मुमरा में रहते हैं, हमारा जिला ठाणे है, आसपास में 4-5 बड़ी बस्तियां हैं मुसलमानों की। अगर आप नाम लेने कहेंगे तो मैं बता दूं, भिवंडी में एक बहुत बड़ा पॉकेट मुसलमानों का रहता है, मीरा रोड में रहता है, कल्याण में रहता है, तलुजा से लेकर पनवेल तक रहता है। इतनी सारी जमीनें हैं, इतनी सारी औकाफ की जमीनें यहाँ पर है। आप मुझे बता दीजिए कि यहाँ पर औकाफ की जमीन पर हॉस्पिटल कौन सा बना, कौन सी औकाफ की जमीनों पर स्कूलें बने? ठीक है, आपको बाकी तमाम चीजें वक्फ की जमीनों पर दिखेंगे ट्रस्टियों के मार्गदर्शन में, लेकिन वो तमाम चीजें जो मुसलमानों की सहूलत के लिए होनी चाहिए, बदकिस्मती से वो नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो हुकूमत की तरफ से आया है, ये खालिस अल्लाह की तरफ से आया है, जिसने क्लियरली, किरण रिजिजू जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर है, उन्होंने क्लियरली कहा था जब ये बिल को टेबल किया गया, जब तमाम 100-150 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने अपनी बातें रखी, एहतजाज किया, सपोर्ट किया, जो भी करने का, तकरीबन 12:15-12:30 बजे, मुझे वो आज भी याद है, जब उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को तोड़ने के लिए नहीं, मुसलमानों को जोड़ने के लिए ये बिल ला रहे हैं। यहाँ पर सुन्नी, शिया, बोहरा, अहमदी, आगा खानी, ये सब मिलकर एक वक्फ बोर्ड बनाएंगे। हम इत्तेहाद का नारा लगाते हैं। इस बिल में ये है कि जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटीज हैं जी, सबको एक ही उसमें बोर्ड में ला करके जो है वो करेंगे। बिल्कुल 1995 के कानून में ऐसा नहीं था। शिया वक्फ बोर्ड अलग था, बोहरा वक्फ बोर्ड अलग था, और मुझे पता नहीं कि आगा खानियों का वक्फ बोर्ड था या नहीं, सुन्नियों का वक्फ बोर्ड अलग था। और एकदम साफ बात है, कई बार हम लोग कहते हैं, रमजान का मुबारक महीना अभी गुजरा है, कि हमारे जब अल्लाह एक है, रसूल एक है, काबा एक है, हमारा कुरान एक है, तो हमारा वक्फ का जमीन एक क्यों नहीं होना चाहिए? आप ये समझो। और ये वक्फ को एक कर दिया, तमाम मकतबे फिक्र के जितने भी लोग हैं सबको एक कर दिया। ये एक और बेहतरीन चीज इसमें नजर आती है। अब इसकी बुराई, जैसे आपने सवाल किया, तो इसमें था कि गैर मुसलमानों को ऐड करना।
एक और क्लॉज ऐड किया गया कि भाई जो भी मुसलमान वक्फ करे अल्लाह के नाम पर जमीन या कुछ चीज दे तो कम से कम 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना चाहिए। अब ये 5 साल की शर्त क्यों? प्रैक्टिसिंग मुसलमान क्या होगा? कि भाई वो इस्लाम में आए, इस्लाम कबूल करे और वो 5 साल के लिए मुसलमान बना रहे, उसके बाद वो ताउन कर सकता है। इसमें एक और चीज कही दी गई कि भाई जो आपके पोजीशन में है, जिसके आप मालिक हो, आप वही ट्रांसफर कर सकते हैं। फर्ज कीजिए कि करने का जो तरीका होता है वो क्या है? जो पहले था इस कानून में कुछ फर्क है या इसमें हल्का सा मॉडिफिकेशन है। मैं बता दूं नदीम भाई, मेरी उम्र अभी जो भी है, मैंने ये लिख दिया, मेरी उम्र 39 साल है, 39 ईयर्स है। मैंने लिख दिया कि मेरे हिस्से की जमीन जो है ये मैं वक्फ कर रहा हूँ, और समझिए अगले साल मैं फौत हो गया। अब मेरे हिस्से की जमीन कौन होगी, क्या होगी, तो फैमिली में डिस्कस होता है कि नहीं ये वक्फ बोर्ड में रजिस्टर हो गया। ऐसा कुछ ना हो, इसलिए उन्होंने कहा कि जो जमीन आपकी है, जो ट्रांसफर करने लायक है, वही करो जिसका टाइटल क्लियर हो, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज ना हो। अब कई सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज को वक्फ की बना दी जाती थी। मैंने जैसे बताया कि 5,900 कमाविश जमीनों पे मसला चल रहा है, मुद्दा परेशानी चल रही है, इसीलिए इसको थोड़ा सा क्लियर कर दिया गया। फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अभी भी तकरीबन 9 लाख 10 लाख एकर्स के आसपास मुसलमानों की जगहें हैं जिसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह से ये बोला गया था कि ट्रिपल तलाक के बाद आधे मर्द मुसलमान जेलों में होंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। एनआरसी आखिर ये इख्तिलाफ किस बुनियाद पे हो रहा है? ये एहतिजाज क्यों करने जा रहे हैं या क्यों, मतलब कि इसको इस बिल के खिलाफ जा रहे हैं, चाहे कोई भी हो? खासतौर से बात करें तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो है बहुत ज्यादा जोर शोर के वो करते हैं, और भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह रहे, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी है, ये लोग जिस तरह, तो क्या हुकूमत की नीयत पे शक है उनको या इनका अपना कुछ फायदा है इस मामले में? जिस तरह से आपने एक शेर के साथ इस इंटरव्यू को शुरू किया, उसी तरह से मैं भी एक शेर कहना चाहूंगा कि सियासत बुरी है सियासत, सियासत बुरी है सियासत, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं किए जा रहे हैं। मुझे मोटे तौर पर ये सियासत लग रही है, सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। मैं ये कि चूंकि बीजेपी का जो मंशा होता है हमेशा असल मुद्दों से भटकाना, यहाँ पर बीजेपी ने इन तमाम मुद्दों से भटकाने के लिए हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी का सहारा लिया है। अभी आज के पेपर में गालिबन जस्टिस काटजू का एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे तो हिंदू वोट जो है एकजा होंगे, उनको फायदा होगा। ये कहाँ सही रहेगा? बिल्कुल हो सकता है। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, इतने बेहतरीन जज रहे हैं वो, और उन्होंने अगर ये दूरंदेशी रखी तो बिल्कुल हो सकता है। अब मुसलमानों की ये हिकमत, क्या आने वाले बिहार और बंगाल के चुनाव के लिए वो मुद्दा दे देंगे? क्या वो चाहते हैं कि फिर एक बार सियासत के हत्थे चढ़ जाए? ये बात भी कही जा रही है कि इस वक्त पहले की 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अभी तो उनकी जो बहुमत है वो इतनी भी नहीं है कि अपने अकेले पार्टी के बल पे जो है ये आ सकते थे। लेकिन चूंकि समर्थक भी इनके हैं तो ये इन्होंने पास किया इसको। लेकिन 2014 में 2019 में ये फुल मेजॉरिटी में थे, अपने बल पे थे ये। उस वक्त इन्होंने इस बिल को ना ला करके इस मर्तबा इस बिल को लाने का मकसद ये था कि बिहार में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के छवि को खराब करना है और बिहार के असेंबली में कब्जा करना है, ऐसा भी कहने को आ रहा है। नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। ये नेशनल लेवल का कानून है, ये भारत सरकार का कानून है। तो किसी एक छोटे से स्टेट पे हुकूमत करने के लिए मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करना पड़ेगा। इनके लाइन ऑफ एक्शंस में कई सारे कानून हैं, ठीक है। 370 जैसा था तो वो भी आके गया, वैसे ये भी आके जाएगा। जो प्रैक्टिसिंग वक्फ के वकील है, मैं आपको बता दूं कि अगर से ये इंटरव्यू या लोगों को लग रहा होगा कि मैं कुछ ज्यादा ही वक्फ के सपोर्ट में बोल रहा हूँ, तो बहुत आसान है किसी भी पढ़े लिखे मुसलमान के लिए या किसी भी इंसान के लिए जो इंटरव्यू देख रहा है कि वो अपने शहर में, अपनी बस्ती में या अपने इलाके में ऐसे वकील से बात करे, ऐसे वकील से बात करे जो औकाफ के मामले हैंडल करता हो, जो औकाफ के वक्फ की हियरिंग में जाता हो, ठीक है। बहुत चुनिंदा वकील होते हैं कि कोई क्राइम करता है, कोई प्रॉपर्टीज का मामला करता है, इसलिए कुछ चुनिंदा वकील होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ वक्फ के मैटर्स को, प्रॉपर्टीज को रजिस्टर करना, उनके डिस्प्यूट्स को संभालने में। तो आप ऐसे वक्फ के वकीलों को जो काम कर रहे हैं, या ऐसे लोग जो वक्फ बोर्ड में रह चुके हैं, या ऐसे लोग जो वक्फ में है, जिनकी प्रॉपर्टीज वक्फ में रजिस्टर्ड है, ट्रस्टी है और औकाफ में रजिस्टर्ड है, उनसे बात करें तो आपको एक बड़ी पिक्चर क्लियर मालूम पड़ेगी कि इसमें क्या होना है। जिस अंदाज से बताया गया है कि हमारे दस्तूरी हुकूक छीन जा रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और मुसलमान जो है
प्योर कंफ्यूजन में है वो इसीलिए कंफ्यूजन में है कि भला हमको तो पिछले 60-70 साल से औकाफ से 1 रुपए का फायदा हुआ नहीं, ठीक है, अचानक से हमको ये डराया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। जैसे सीए से भी हमारी वजूद की लगे थी कि आपकी शनाख्त ही खत्म कर दी जाएगी, तो लोग सड़कों पर उतरे। क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार चलाने के लिए अपने फंडों को, अपने मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए मुस्लिम कौम का सहारा लेती है, उस तरह से ये पॉलिटिशियंस भी अपनी सरकार को चमकाने के लिए मुस्लिम कॉज, मुस्लिम कम्युनिटी का सहारा ले रही है। कोई दो राय नहीं है इसमें, बिल्कुल। जितना ये एक तरफ से राइट विंग पोलराइजेशन होगा, ठीक है, उस तरह से मुस्लिम वोट में पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन दोनों के लिए, दोनों कम्युनिटी के जो बड़े बड़े चेहरे लीडर है, नाम लेने की जरूरत नहीं, उनके लिए फायदा ही होगा। ऐसे में मुसलमानों को क्या करना चाहिए? जाहिर बात है इस चीज का मुस्लिम आवाम को हिंदुस्तान के फिलहाल वेट एंड वॉच करना चाहिए। देखिए, पिछले 60-70 सालों से कोई फायदा हुआ नहीं है। अभी तो ये कानून अमल में आया है, जितनी डिस्प्यूटेड लैंड है उसके ताल्लुक से चलेगा। अगर कलेक्टर का, जैसे बार बार बताया जा रहा है कि कलेक्टर जमीन कब्जा कर लेगा और वो अपने हक में फैसला ले लेगा, अगर वो फैसला किसी को नहीं समझ में आता तो वो कोर्ट जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकता है उसके खिलाफ, वो हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अदालतें बनी है। ऐसा नहीं कि कलेक्टर ने जो प्रॉपर्टी कह दे कि वक्फ नहीं है तो वो वक्फ की नहीं होगी, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। आपसे बात करने की वजह थी कि आप खुद चुके एडवोकेट हैं, तो कानूनी दांव आप अच्छी तरह जानते हैं, तो इस बिल में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयां हैं, वो आपको अच्छी तरह से पता था, काफी दिया आपने। नदीम भाई, एक आखिरी बात, महज 48 सेक्शन है। शुरुआत के 4-5 सेक्शन अगर छोड़ दो, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, मराठी में भी है, इंग्लिश में भी है, महज 12-15 पेज का ये छोटा सा कानून है। जितने भी बाशऊर पढ़े लिखे मुसलमान हैं, इससे पहले कि वो कुछ लिखे ब्लाइंडली फॉलो करें, एक बार ये गैजेटेड वक्फ एक्ट को जरूर पढ़े। इसके बाद वो अपना खुद का फैसला कर सकते हैं कि हमें वक्फ के सपोर्ट में रहना है या अगेंस्ट में रहना है, या मुझ जैसा ना प्रोटेस्ट करना है ना सपोर्ट करना है। आपको वेट एंड वॉच करना है। जिस तरह से मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जाती तौर पर वेट एंड वॉच करूंगा, और मुझे अगर सलाह पूछेगा तो मैं भी आवाम से एक गुजारिश करूंगा कि रुके, देखे 1-2 साल अमल में आता है, कैसे होता है, फिर उसके बाद देख सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, इंशाल्लाह। चलिए, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी आवाम को, बहुत शुक्रिया आपका।